इसराइल के अंदर भी हमले किए जा रहे हैं और खित्ते के अंदर दीगर जो अमेरिका के टारगेट्स हैं या मफादात हैं उनको भी हिट किया जा रहा है। टेक्सास अमेरिका से, जहां पे अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरीज है, उसमें धमाका हुआ, उसमें आग लग गई। किबला अव्वल को खुदा न खास्ता तबाह कर दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेट गोल ये उधर के इसराइल के अंदर जो इंतहा पसंद है उनका, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, उनका अल्टीमेट गोल ये है। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है जिसकी फौजी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है, जिसके पास जोरी हथियार हैं, तो वहां पे अगर इसराइल हमला करेगा तो फिर इसराइल के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। मैं ये आपके साथ खबर शेयर करने लगा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2 लेवल्स के ऊपर हुकूमत की जानिब से एंगेजमेंट की जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है। ये मनाजिर जो सामने आप देख सकते हैं, ये ताजा तरीन मनाजिर हैं। इसराइल से कल रात को भी और आज दिन के वक्त भी वहां पे जाके ईरानी मिसाइल लगे, ईरानी बम लगे, जिनके नतीजे में वहां पे जानी नुकसान भी हुआ, उसके साथ साथ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से भी मसलसल ईरान के अंदर हिट किया जा रहा है, इवन के अस्पतालों को हिट किया जा रहा है। अब तक की जो इतलात हैं, जिसको बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया, बल्कि बाकायदा पूरी एक उसके ऊपर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई कि 20 के करीब मेडिकल फैसिलिटीज को ईरान के अंदर इसराइल की जानिब से हिट किया गया है। आपको याद होगा कि जब गजा की सारी वो मामला चल रहा था, वहां पे हमले हो रहे थे। वैसे तो हमले अभी भी वहां पे हो रहे हैं, लेकिन जब सब कुछ पीक पे था तो दुनिया भर ने इसको रिपोर्ट किया कि वहां पे जो मेडिकल फैसिलिटीज थी उनको इसराइल टारगेट करता था, अस्पतालों को टारगेट करता था, और वही तरीकाकार इन्होंने अपनाया है। ईरान के अंदर 20 के करीब वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज को, जिनमें बड़े बड़े अस्पताल भी हैं, उनको हिट किया गया। अच्छा, अब ईरान की जानिब से, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसराइल के अंदर भी हमले किए जा रहे हैं और खित्ते के अंदर दीगर जो अमेरिका के टारगेट्स हैं या मफादात हैं उनको भी हिट किया जा रहा है। ये ड्रोन जो आप देख रहे हैं सामने, ये अमेरिका का लूकस ड्रोन है। ये बुनियादी तौर पे जो ईरान का ड्रोन है, शाहिद ड्रोन, जिससे वो अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और दीगर जगहों पे, ये उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग है। जी हाँ जी, उस तरह का एक ड्रोन जो है वो अमेरिका के हाथ में लग गया था और उसके मुकाबले में फिर अमेरिका ने ये लूकस ड्रोन बनाया था। अब ये ड्रोन ईरान ने पकड़ लिया और बाकायदा तौर पे इसकी फुटेज वगैरह भी जारी की गई है। इसको मार गिराया गया है और अब इसका जायजा वगैरह लिया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसके नतीजे में क्या ईरान कोई नया ड्रोन बना लेता है, कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, ये क्या करता है। पर एनीवे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जंग बंदी की बातें तो हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम खित्ते के अंदर जंग इस वक्त जारी है। अब ट्रंप को एक फेस सेविंग चाहिए। ट्रंप को किसी न किसी तरीके से जंग से निकलना है। और अब जिस किस्म के बयानात ट्रंप दे रहे हैं, लगता यह है कि वो अपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है उनके, यानी उनके वजीर दिफा, जिनको वो जंग का वजीर कहते हैं, सारी जिम्मेदारी कुछ मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रही हैं कि ट्रंप ने उनके ऊपर डाल देनी है। क्योंकि एक जगह पे गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि भाई ये सबसे पहला बंदा था जिसने कहा कि हमें वहां पे जाना चाहिए और जंग करनी चाहिए। तो ट्रंप का तो आपको पता है, पल में तोला पल में माशा। अब देखते हैं कि वो किसके ऊपर सारा इल्जाम लगाता है। लेकिन जंग बंदी की कोशिश इसलिए की जा रही है कि एक तो खित्ते के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हो रहे हैं, ईरान के अंदर भी बड़े नुकसान हुए, लेकिन जो दीगर ममालिक है वो बड़े बुरे तरीके से इस सारे मसले से इफेक्ट हुए हैं। अब जो खित्ते के दीगर ममालिक है उनकी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं। अगर आप एयरलाइंस की बात करें तो अब तक एयरलाइंस को 60 अरब, जी हाँ जी, 60 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये जो बड़ी बड़ी मशरक़े वुस्ता की एयरलाइंस हैं, वो यूरोप में उनके त्यारे इस वक्त पार्क हुए हैं। उधर उनको अलहदा फीस देनी पड़ रही है, उधर उनके ऊपर जुर्माने पड़ रहे हैं कि भाई आपने जहाज इधर खड़ा किया हुआ है, आपको रोज की इतनी फीस देनी पड़ेगी। वैसे अमीर ममालिक के जहाज तो जाके हफ्ता हफ्ता वियना में खड़े रहते हैं, या इधर खड़े रहते हैं या उधर खड़े रहते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब यूरोप में जाके कोई जहाज खड़ा होता है तो उसके बड़े फीस देनी पड़ती है, फिर उसके मेंटेनेंस का खर्चा होता है, बड़ा बोझ पड़ जाता है किसी भी हुकूमत के ऊपर। इवन के एयरलाइंस जो अरबों डॉलर में मुनाफा कमाती हैं उनके ऊपर बोझ पड़ जाता है। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 60 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है एयरलाइंस को। तो इस वजह से जो मशरक़े वुस्ता के दीगर ममालिक हैं वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। फिर वहां पे जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, गैस फैसिलिटीज हैं, उनको भी खदशा है कि भाई कहीं पे उन पे मजीद अटैक्स ना हो जाए। आज जो एक बड़ी खबर आई कि टेक्सास अमेरिका से, जहां पे अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरीज है, उसमें धमाका हुआ, उसमें आग लग गई। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये कोई अंदर ही कोई मैल फंक्शन हुआ है, जिसके नतीजे में
वहां पे आग लगी है। लेकिन कुछ लोग इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता कोई एस्पिनॉज वगैरह किया गया हो, क्या पता कोई ईरानी एजेंट्स ने वहां पे कुछ किया है, कोई ऐसी हरकत की है या कोई ऐसी कार्रवाई की है जिसके नतीजे में वो ऑयल रिफाइनरी एक तरह से ऑलमोस्ट तबाह हो गई है या वहां पे बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हुआ है। और वहां से बहुत सारी फुटेजेस वगैरह भी आ रही हैं, ये सामने आप फुटेजेस वगैरह भी देख सकते हैं। तो इससे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ऑयल रिफाइनरी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका का अभी तक मौकिफ ये है कि शायद कोई वहां पे जनरेटर वगैरह फटा है और उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली जब वक्त गुजरेगा तो शायद मजीद तफसीलात सामने आए। और अब इस वक्त ट्रंप की, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया, कि कोशिश है कि इस जंग को रोका जाए। लेकिन इसराइल खुश होगा खित्ते के अंदर जितनी ज्यादा तबाही होगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और अब एक जर्नलिस्ट है जो तसलसल से इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहा है और ये गुफ्तगू इंतहाई परेशान कुन है। अब इसमें उस जर्नलिस्ट का कसूर नहीं है, जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी बुनियाद पे बात कर रहा है। टकर कार्लसन की मैं बात कर रहा हूं। उसने दोबारा मस्जिद अक्सा का जिक्र किया। उसने पहले भी ये जिक्र किया था कि ऐन मुमकिन है कि सारी जंग को बहाना बना के किबला अव्वल को खुदा न खास्ता तबाह कर दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेट गोल ये उधर के इसराइल के अंदर जो इंतहा पसंद है उनका, और अमरीकी जो इंतहा पसंद है जो उनकी इस वक्त हमायत कर रहे हैं, जो अमरीकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, उनका अल्टीमेट गोल ये है। अच्छा, अब इसके ऊपर टकर कार्लसन ने एक और इंटरव्यू किया है और तफसीलात शेयर की हैं, जिसमें उसका बुनियादी क्वेश्चन ये है कि अगर मस्जिद अक्सा को तबाह कर दिया जाता है, खुदा न खास्ता शहीद कर दिया जाता है, तो उसके बाद आलमी दुनिया से क्या रिएक्शन आएगा? क्या ये उसको टेस्ट करने के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये जो जिस तरह की इस वक्त इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है और जिस तरफ चीजें जा रही हैं, ये बड़ी परेशान कुन है। क्योंकि इसराइल बार बार ये कहता रहा है कि जी ईरान का जो मिसाइल है वो इधर ऊपर से गुजर रहा है, मस्जिद अक्सा के ऊपर से गुजर रहा है, इस इलाके के ऊपर से गुजर रहा है, ओल्ड यरूशलेम के ऊपर से गुजर रहा है। तो वो ऐन मुमकिन है कि ये कह दें कि जनाब फॉल्स फ्लैग कर दें कि जी ये मिसाइल वहां से आके गिरा है और खुदा न खास्ता उसके नतीजे में जनाब यहाँ पे ये नुकसान हुआ। और इस चीज का जिक्र टकर कार्लसन ने पहले भी किया था और अब दोबारा अपने एक तफसीली पॉडकास्ट के अंदर उसने इस चीज के ऊपर बात की है। काफी परेशान कुन चीज है, लेकिन लेट्स होप के इतनी मैडनेस का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो यकीनन उसके रिप्रिकॉशंस होंगे। दुनिया भर में जो मुसलमान हैं ऑब्वियसली उनकी जो जिस तरीके से दिल आजारी होगी, मजहबी जज्बात मजरू होंगे, तो उसका रिएक्शन तो आएगा। क्या मशरिक वुस्ता की हुकूमतें एकदम से इसराइल पे हमला कर देंगी? वो नहीं होगा। इसराइल की नजर में मशरिक वुस्ता के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो हुकूमतें हैं, उनसे उनको कोई खतरा नहीं है। उनको खतरा है स्ट्रीट पावर से, उनको खतरा है आम बंदे से। रीजन के अंदर एक ही हुकूमत है, वो है ईरान की हुकूमत, जिससे उनको खतरा है, उसका वो खात्मा चाहते हैं। बाकी जितनी हुकूमतें थी उन्होंने उनको खत्म कर दिया। अब इस वक्त शाम के अंदर भी आप देख लें मुजाहिदीन की हुकूमत है, लेकिन वो इसराइल की तरफ एक मिसाइल नहीं मारते, बल्कि शाम की जो इस वक्त फिजाई हदूद है वो इसराइल के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रही है। वो सबसे बड़ी जिसे आप कह सकते हैं ढाल है इस वक्त इसराइल के लिए। और पूरे उनके त्यारे जाते हैं, उनके आगे जाके मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं। पूरा शाम ने उनको इजाजत दी हुई है कि ईरान की तरफ से कोई भी खतरा आएगा, आप यही समझें कि हम आपके बिल्कुल ताबेदार हैं, कोई मसला नहीं, आप आए हमारे मुल्क में, ऊपर से उनके मिसाइलों को हिट करें, जो मर्जी करें, आप जो है बेगम होके आराम से अपना काम जारी रखें। जो आप फलस्तीन में कर रहे हैं, जो आपने गजा में किया, जो आप ईरान में कर रहे हैं, जो मर्जी आप कर रहे हैं, शाम की हुकूमत की तरफ से उनको किसी किस्म का कोई दुख नहीं है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तरफ तो आपने गजा अमन बोर्ड देखा, लेकिन दूसरी तरफ जो गरबे उर्दन है, वेस्ट बैंक है, जहां पे हमास नहीं है, वहां पे इसराइली सेटलर्स के हमलों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और वहां पे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये सब कुछ इस हालिया जो जंग है उसके तनाजुर में एक तरह से लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ है, तो उसको बहाना बना के इनकी कोशिश होती है ये एक एक घर करके खाली करवाते हैं। ये जो सेटलर्स हैं ये किसी भी गांव के बाहर जाके बैठ जाते हैं, पहले एक घर पे हमला करते हैं, इनको मुकम्मल हमायत हासिल होती है इसराइल की फौज की, पुलिस की। ये एक घर में जाके लोगों को मारते हैं, लड़ाई करते हैं, आग लगाते हैं, इनका लाइफ स्टाइल ही ये है। तो आहिस्ता 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 उन जगहों के ऊपर ये इस तरीके से कब्जा करते हैं और ये कहते हैं कि ये इनका मजहबी फरीजा है और ये इनको मजहब इजाजत देता है कि आप जाए लोगों से उनकी चीजें छीन लें, वो उनका ये मौकिफ है। तो एनीवे सेटलर्स के जो हमले हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब सदर ट्रंप की ये कोशिश है कि किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए और इस जंग को रोकने में जिन ममालिक का नाम सामने आ रहा है कि वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है। पाकिस्तान का नाम क्यों सामने आ रहा है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जंग
किन शराइत पे रोकी जाएगी। देखिए, इस वक्त तक ईरान ये कह रहा है कि हमने जंग नहीं रोकनी, लेकिन ईरान ने कुछ शराइत अमेरिका के सामने रखी हैं। जी हाँ जी, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जो अभी तक जराए बता रहे हैं कि ईरान ने पहली गारंटी तो ये मांगी है कि अब दोबारा आप जंग शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारे नुकसानात हुए, आपने उन नुकसानात को पूरा करना है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के हवाले से मामलात को हल करना है। उसी तरह उन्होंने कुछ और शराइत वगैरह भी रखी हैं, और अमेरिकन फौजी अड्डों का भी उसमें जिक्र है कि अमेरिकी जो फौजी अड्डे हैं मशरिक वस्ता से, उनको भी हटाया जाए। क्या ये सारी शराइत मानी जाएंगी? मेरे ख्याल में बुनियादी उनका मुतालबा ये होगा कि दोबारा जंग ना हो, उनकी लीडरशिप को टारगेट ना किया जाए। और अब ये जो जंग बंदी के मुज़ाकरात होने, क्या इसके अंदर भी खतरा होता है कि लीडरशिप को टारगेट कर दिया जाए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि हमास की लीडरशिप बैठी हुई थी कतर में, बात हो रही थी जंग बंदी की, अमन मुआहदे की, गजा अमन बोर्ड की और पता नहीं क्या क्या, और इसराइल ने कतर के अंदर हमला कर दिया था, हमास की लीडरशिप को टारगेट किया था। और इसी तरह अब अगर ईरान की लीडरशिप कहीं पे बैठी होगी तो उनके ऊपर भी हमला हो सकता है, और इसी वजह से वो कहीं पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। उस सारी सूरत हाल के अंदर एक मुल्क का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो मुल्क है पाकिस्तान, जहां पे ईरान की लीडरशिप भी कंफर्टेबल होगी। ये जराए बता रहे हैं, जिनमें ईरान के अंदर मौजूद जराए भी ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात ऐसे होते हैं और वो पाकिस्तान में होते हैं, तो ईरान की जो लीडरशिप है वो यहां पर बैठने, यानी पाकिस्तान में बैठने पर राजी भी हो जाएगी और कंफर्टेबल भी होगी। कंफर्टेबल इसलिए होगी कि उनको पता है कि यहां पे इसराइल कम से कम मिसाइल हमला नहीं करेगा, इसलिए कि अगर इधर मिसाइल हमला किया गया तो फिर आगे से पाकिस्तान की जानिब से भी रिस्पॉन्ड किया जाएगा, और अगर यहां से फिर रिस्पॉन्ड किया गया तो इसराइल के लिए काफी मसला बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में ईरान की जो क्यादत है, जो जराए बता रहे हैं, ये मेरी कोई असेसमेंट नहीं है, ये मैं खबर की बुनियाद पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वो कंफर्टेबल होंगे। वो नहीं चाहते कि वो कतर में बैठे, ओमान में बैठे, दुबई में बैठे, सऊदी अरब में बैठे। वो ये समझते हैं कि ये जो सारे ममालिक हैं, इनमें से कोई भी मुल्क सेफ नहीं है। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि ये जो ममालिक हैं, ओमान वगैरह को निकाल के बाकी जो दीगर ममालिक हैं, ये सारे तो इसराइल के साथ इस वक्त मिले हुए, इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। इनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की ना सरजमीन इस्तेमाल हुई है, ना ही पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल हुई है। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, जिसकी फौजी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है, जिसके पास जोरी हथियार हैं। तो वहां पे अगर इसराइल हमला करेगा तो फिर इसराइल के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ईरानी क़यादत पाकिस्तान के अंदर बैठ के मुज़ाकरात करने के लिए कंफर्टेबल होगी और इसके ऊपर वो तैयार हो सकती है। अब इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि ये सिलसिला शुरू हो चुका है, पाकिस्तान इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन कब तक ये चीजें हतमी होंगी अभी ये कहना मुश्किल है। इसराइल, मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर कहूंगा कि उसकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि ये जो लेटेस्ट जंग बंदी की कोशिश है, इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से गन डाला जाए और ये जंग जारी रहे। जितना ज्यादा नुकसान होगा उतना ज्यादा उसको फायदा है। वो केओस के अंदर थ्राइव करते हैं, वो उनका एक ये लाइफ स्टाइल बन गया है कि केओस करना, ये करना, वो करना, और उसके अंदर से अपने लिए कुछ निकाल लेना। तो उनके लिए तो ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है जो इस वक्त जारी है, क्योंकि उन्होंने गरबे उर्दन में भी कार्रवाइयां डालनी शुरू कर दी हैं। गजा का अब कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। वो गजा जहां पे 70-80 हजार सिविलियन मार दिया, वो बोर्ड पीस, ये वो बोर्ड पीस वाले हैं जिन्होंने जाके ईरान पे हमला कर दिया, और आप गजा का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। तो आप समझते हैं कि ये लोग कहीं पे अमन कायम करेंगे, लेकिन अमन उसी सूरत में ये कायम करेंगे जब इनको यहां से कोई पकड़ेगा, और ईरान ने इनको यहां से पकड़ा हुआ है। और यहां से पकड़ने का मेरा मतलब है कि इकोनॉमिकली चोक किया जा रहा है ईरान की जानिब से। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद किया गया और पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा मसाइल का सामना हो रहा है दुनिया की मैशियतों को, और दुनिया जो है लान तान कर रही है ट्रंप को भी और साथ साथ इसराइल को भी। इस वजह से अब ट्रंप की यह ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाया जाए और जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाली जाए, और मिड टर्म जो इंतखाबात हैं उनसे पहले विक्ट्री की अनाउंसमेंट की जाए। अच्छा जी, अब जरा पाकिस्तान की तरफ आ जाए। पाकिस्तान में इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त अडयाला जेल के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, खान साहब से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि हुकूमत की तरफ से ऐन मुमकिन है कि आज भी मुलाकात ना करवाई जाए। खान साहब के बेटे की बात हुई थी, उसके बाद उसने एक ट्वीट किया खान साहब के बेटे ने, और उस ट्वीट के अंदर बहुत सारी चीजों को शेयर किया, जिसके अंदर खान साहब ने काफी ज्यादा तनकीद भी की निजाम के ऊपर, जो इस वक्त अदालती निजाम है उसके ऊपर। और उसके बाद हुकूमती शख्सियात ने एक दफा फिर कहा कि देखें जी, जो ही इनकी कोई इंटरेक्शन होती है तो इमरान खान साहब सियासी बातें कर देते हैं और इस तरह के पैगाम देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस सारी चीज के अंदर हुकूमत को एक चीज का इदराक बड़े सख्ती से है कि भाई हमने इस मसले को हल करना है,
क्योंकि ये मसला जो है वो जिस तरह इनकी ख्वाहिश थी कि हम 4-5-6 महीने में, साल में इमरान खान का मसला खत्म कर देंगे। मसला खत्म करने से मेरी मुराद ये है कि उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, हम आके डिलीवर कर देंगे और फिर कोई उसका जिक्र भी नहीं करेगा, वो इररेलेवेंट हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये दुनिया की वाहिद हुकूमत है जो इस बुनियाद के ऊपर आई थी कि हम हुकूमत में आके पॉपुलर हो जाएंगे और फिर जो हमारा मुखालिफ है जो बड़ा पॉपुलर है उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। दुनिया में कहां पे हुकूमतें पॉपुलर होती हैं? हुकूमतें तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमेशा अनपॉपुलर होती हैं, अवाम की रिजेंटमेंट होती है, अवाम कहती जी महंगाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और इस हुकूमत ने जो किया है उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। कल से जो बयानिया बनाया जा रहा है कि जी हाई ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में 200 रुपए फी लीटर इजाफा किया है क्योंकि अमीर तरीन तबके को सजा देनी है, अमीर तरीन तबके के ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी है कि भाई तुम एक्स्ट्रा पे करो। लेकिन आपको पता है कि मट्टी का तेल जो गरीब तरीन तबका इस्तेमाल करता है उसकी कीमत में इन्होंने एक महीने के दौरान 250 रुपए, जी हाँ जी 250 रुपए तकरीबन फी लीटर इजाफा किया। और वो जो हाई ऑक्टेन है उसकी कीमत में 200 रुपए फी लीटर। अगर वो बयानिया भी इनका मान लिया जाए कि ये अमीर तरीन तबके को हिट कर रहे हैं तो फिर गरीब तरीन तबके के जेर इस्तेमाल जो चीज है उसको आपने 250 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। तो मसला ये है कि इनके पास कोई उस तरह का इकोनॉमिक प्लान नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को इस मौशी जो बहरान है इससे निकाल सके। ये जितने मर्जी दावे कर लें कि ये हो गया वो हो गया, हालत ये है कि आज भी पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों के ऊपर इस वक्त खड़ी नहीं हो सकी। पाकिस्तान का कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है? आप प्रॉपर्टी सेक्टर में चले जाएं, कंस्ट्रक्शन में चले जाएं, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं, हर कोई बंदा रो रहा है, कह रहा है भाई इधर भी ये सेक्टर भी नहीं चल रहा, वो सेक्टर भी नहीं चल रहा। बिजनेसमैन रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस किस्म के इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं, पूरी इकोनॉमी को इन्होंने जो है एक तरह से बंद कर दिया है, कुछ चल ही नहीं रहा। हर चीज के ऊपर ये चीज लगा दो, वो चीज लगा दो, ऐसे तो नहीं होता। SIFC बनाई गई थी, उसके नतीजे में कितनी यहां पे सरमायाकारी आई, बहुत सारे दावे किए गए ना, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही है, किस तरीके से सारी जो सियासी हुकूमत ने फैसले किए, कितना यहां पे सरमाया आया, वो पूरी दुनिया के सामने है। तो मसला ये है कि इनको भी पता है कि जो इमरान खान साहब का मसला है उसको हल करना है। ये दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और जब जब ये वक्त गुजरेगा, यानी जो जो इस हुकूमत के खात्मे का वक्त आएगा, ये निजाम मजीद कमजोर होता जाएगा और इमरान खान की पोजीशन मजीद मुस्तहकम होती जाएगी। इनको ये लगता है कि जिस वक्त हम मजबूत हैं इस वक्त कोई डील कर ली जाए, कुछ मसला हल कर लिया जाए और कुछ मामलात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल तो मामलात उस तरह आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन यकीनन ये कोशिश होगी कि इस मामले को किसी तरीके से हल किया जाए। ईद से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, मैं ये आपके साथ खबर शेयर करने लगा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2 लेवल्स के ऊपर हुकूमत की जानिब से एंगेजमेंट की जा रही थी। एक बैरिस्टर गौहर और जो उनके वो है चेयरमैन लेवल और उनके साथ आगे पीछे उनको भी मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, उनसे भी राब्ते हो रहे हैं। और फिर उसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर एक और लेवल भी है, एक और क्यादत भी है जो पॉपुलर है, उनसे अलहदा राब्ते किए जा रहे हैं कि इस बंदे से मिल लो, इस बंदे से मिल लो, यहां पे मिल लो, ऐसे कर लो। तो मामला इनको भी पता है कि हमने किसी ना किसी तरीके से तो हल करना है। इनकी जिस तरह ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब जब जेल में जाएंगे तो मामला बहुत जल्दी हल हो जाएगा, लेकिन वैसे मामला हल हो नहीं सका। और अब ये जो मूवमेंट चलने वाली बात हो रही है, जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब बलोचिस्तान गए थे और वहां पे उन्होंने जाके जो तकारीर वगैरह की, उससे बिल्कुल वाजह है कि जो ही वो इस तरह की बात करेंगे, जो उनकी एक पॉपुलैरिटी वेव है दोबारा वो उसी तरीके से निकलेगी, उसी तरीके से वो लोग चलेंगे। इन्होंने कश्मीर भी जाना है, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान भी जाना है। अब बलोचिस्तान भी एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान हो जाए, कश्मीर हो जाए, वहां पे तो मामला ही कुछ हो रहा है। वहां पे उस तरीके से फिर हुकूमत जो है वो जोरे बाजू के जरिए बहुत सारी चीजों को उस तरह रोक नहीं सकती जिस तरह पंजाब में या दीगर जगहों पे टैकल कर लिया जाता है। वहां पे अगर कोई बड़ी मूवमेंट बन जाती है तो बड़ा मसला बन जाएगा हुकूमत के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, हुकूमत के जहन में भी हैं और हुकूमत इसलिए चाहती है कि इसका कोई हल निकले, लेकिन मुझे ये हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि क्या नए इलेक्शन के ऊपर मौजूदा सिस्टम तैयार हो जाएगा? अगर नया इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी किधर जाएंगे? वो जरदारी साहब का गुस्सा आपको याद है ना? जरदारी साहब ने गुस्सा ऐसे नहीं किया था इमरान खान साहब के ऊपर अचानक, इसलिए कि उन तक भी ये खबरें पहुंची थी, जो खबरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि राब्ते हो रहे हैं और चीजों का कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है। उनको बड़ा बुरा लगा था कि भाई अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो फिर मतलब मेरे बेटे का क्या होगा? आप खुद बन जाएं, सब कुछ कर लें, अपने बच्चों के ओहदे आप बांट लें, और जब मेरे बच्चे की बात आए और आप कहें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ऐसा तो नहीं है। यकीनन पहले भी फ्री एंड फेयर ही हुए होंगे, लेकिन मैं वैसे ही सोच रहा हूं कि फिर कुछ ना कुछ तो वजह तो होगी कि जरदारी साहब जो है वो इतना
गुस्से में आ गए और उन्होंने इस किस्म के बयानात दिए कि जिस तरह के बयानात वो अमूमन नहीं देते। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी आपके साथ ये शेयर की और तवातर से ये चीज आपके साथ शेयर करता आ रहा हूं कि अप्रैल के एंड तक पता चलेगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। आज अलबत्ता अडयाला जेल के बाहर बड़ा शो होगा, काफी लोग आए होंगे और अब तक की जो इतलात हैं उनसे तो यही लग रहा है कि काफी लोग मुल्क भर से वहां पे पहुंच रहे हैं, जिनमें मैं अरकान पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, सेनेटर्स की बात कर रहा हूं, एमएनए हजरात, एमपी हजरात, उनके पार्टी टिकट होल्डर्स वगैरह, तो वो तो बड़ी तादाद में आज अडयाला जेल पहुंचेंगे ईद के बाद खान साहब से ईद मिलने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको मिलने दिया जाएगा। पर जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि अप्रैल के आखिर तक पता चलेगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के भी अब वो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और ट्रंप ऐन मुमकिन है कि अपनी जो उसकी जो अवानी नुमाइंदगान है उसके अंदर वो अपनी मेजोरिटी भी खो दे और उसके बाद अगली दफा तो ट्रंप ने वैसे भी इलेक्शन नहीं जीतना, तो जब ट्रंप जाएगा तो फिर वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें तब्दील होंगी और बहुत सारी जगहों पे नजला भी गिरेगा और बहुत सारे जो मामला जो है ऊपर नीचे होंगे। मेरे ख्याल में हम एक बहुत बड़ी शिफ्ट देखेंगे ट्रंप के जाने के बाद, एक इतनी बड़ी शिफ्ट देखेंगे। मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि ट्रंप के जाने के बाद सबसे पहले जो अगला सदर आएगा इनका, वो जाएगा सीधा यूरोप में और जाके वहां पे अपने मामला दुरुस्त करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रंप ने अपने करीबी जो इनके बहुत ज्यादा करीबी दोस्त हैं उनको भी एक तरह से अपने से दूर कर दिया, एलिनेट कर दिया। वहां पे भी काफी ज्यादा रिजेंटमेंट है। तो ट्रंप के जाने के बाद आप दुनिया में एक बड़ी शिफ्ट देखेंगे, एक बड़ी चेंज देखेंगे और मेरे ख्याल में उस चेंज को प्रिएम्प्ट कर रहा है पाकिस्तान का निजाम भी, और उनकी भी ख्वाहिश होगी हुकूमत पाकिस्तान की कि मामलात इमरान खान साहब से किसी ना किसी लेवल के ऊपर जरा बेहतर कर लिए जाएं। अब ये होता है या नहीं होता, अगला 1-1.5 महीना जो है उसमें काफी चीजें क्लियर होंगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।